हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बार वापस से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर के बात कर रहे थे। परसेंटेज हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। प्रॉफिट एंड लॉस के जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकते हैं वो सारे के सारे हम कंप्लीट कर चुके थे। लेकिन आज की ये जो क्लास है, इस क्लास के अंदर हम परसेंटेज के और क्वेश्चन देखेंगे और आगे आने वाली जो भी आपकी 2 से 3 क्लासेस होंगी इसके अंदर हम परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस के मिक्सअप क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस मुझे और हैं जो कि आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में हो सकता है पूछे जाए, तो मुझे मिले हैं। तो मैंने सोचा कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज की और प्रैक्टिस करवा दी जाए। ठीक है, जो भी तरीका बेस्ट होगा इन क्वेश्चंस को करने का, वो सारे के सारे तरीके मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगा। और ये जो भी हम लोगों ने क्लासेस चला रखी हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए, ये आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए जो मैथमेटिक्स का जो पूछा जाने वाला जो आपका पैटर्न है, उस एग्जाम के लिए रामबाण क्लासें सिद्ध होने वाली है। इसलिए आप इन क्लासों को पूरा देखा करिए। कहीं भी कोई भी डाउट आए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछिए। हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि हम आपको बेहतर क्वेश्चंस की एक सीरीज दे सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो आपको इस क्लासेस के अंदर से मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज भी तकरीबन हम 10 क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे तकरीबन 2 से 3 दिन और हम लोग लेंगे, जिसमें हम लोग परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस को पूरी कंप्लीट तरीके से खत्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में जो अपना अगला चैप्टर होगा वो होगा अपना सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। ठीक, चलिए जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है अपने पास, उसमें क्या है, यदि x माइनस वाई का 50% बराबर है x प्लस वाई का 30%, तो x का कितना परसेंट y है। तो अपने को पता है, देखो यहाँ पर का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ही तो होता है। का मतलब मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पर भी का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का साइन, यानी कि इस परसेंटेज से ये परसेंटेज कटेगा। देखो मैं आपको ये चीज बता रहा हूं ताकि आपको ज्यादा लिखना ना पड़े, सारी की सारी चीजें जो हो आपको क्वेश्चन के अंदर ही दिखें, तो डायरेक्ट परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा। ठीक बात है, इस 0 से ये 0 भी कट जाएगा, तो 5 जो है इधर मल्टीप्लाई होगा और 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखो ना, ताकि काम इजी रहेगा अपने। चलो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो 5x माइनस 5y किसके बराबर आएगा, 3x प्लस 3y के बराबर आएगा। ठीक है, सिंपली मैंने 5 को x माइनस वाई में मल्टीप्लाई किया और 3 को x प्लस वाई में मल्टीप्लाई किया है। अब ये कितना आएगा, देखो ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 5x में से 3x गया तो बच गया अपने पास 2x, ये उधर जाएगा तो कितना हो गया 8y, ये हो गया अपना 4, तो x अपॉन वाई कितना आ गया अपने पास 4/1। इसने पूछा क्या है, तो x का कितना परसेंट y है, यानी कि x की तुलना में कितना परसेंट y है, जिससे तुलना की जाए उसको हर में रखते हैं। मैंने आपको बता रखा है, उसने कहा क्या है, तो x का कितना परसेंट y है, यानी कि x की तुलना में y कितना परसेंट है, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। जिससे तुलना की जाए उसको हमेशा हर में रखो, उसको हमेशा डिनोमिनेटर में रखो, ये मैंने आपको बता रखा है। इसको आप सोल्व करोगे तो अपने पास कितना आएगा जी, आ जाएगा अपने पास 25%। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ना वो आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। तो कोशिश ये किया करो कि लिखने का काम कम से कम हो। अब कई लोग पता है क्या करेंगे, कई लोग इस क्वेश्चन की स्टेप बढ़ाएंगे। देखो वो लोग कैसे करते हैं, तो ऐसे अपने को एग्जाम में करना नहीं है। देखो उनके करने का तरीका बताता हूं, वो ऐसे करेंगे। देखो x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई 50/100 इक्वल टू x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई 30/100। फिर यहां से वो 100 से 100 काटेंगे, फिर 0 से 0 काटेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस लिखेंगे 5x माइनस 5y इक्वल टू 3x प्लस 3y। क्या जरूरत है इतना लिखने की, डायरेक्ट ही आप यहां से ये स्टेप लिखो ना। भी परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, 0 से 0 कटेगा, डायरेक्ट 5 को इधर मल्टीप्लाई करो, 3 को इधर मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा उसको डायरेक्ट लिखो, टाइम बचेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखिए दिया है कि ए की आय का 10% बराबर है बी की आय का 15%, बराबर सी की आय का 20% है। यदि उनकी आय का कुल योग 7800 हो तो बी की आय क्या होगी। सबसे पहले तो अपने को ए बी और सी के रेशियो निकालने पड़ेंगे, तो रेशियो निकालते हैं। देखो
ए की आय का 10% बराबर है, बी की आय का 15% बराबर है, सी की आय का 20%। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, तो क्यों लिखूं मैं? ये आ गया अपना 10A बराबर 15B इक्वल टू 20C, इतना आ गया। इसको फर्दर आप लोग काट सकते हो, ये कट जाएगा 5 से, 5 दूनी 10, 5 के 15, 5 के 20। तो ये अपने पास कितना है? 2A इक्वल टू 3B इक्वल टू 4C। लेकिन अपने को तो ए बी और सी के रेशियोज चाहिए, रेशियो बिना काम नहीं बनेगा। तो जब भी ऐसे क्वांटिटी अपने को इक्विवेलेंट के अंदर मिल जाए, बराबर में मिल जाए, तो रेशियो कैसे निकालते हैं? इनको पलटी मरवा दो, 1/2, ये कर दो 1/3, 1 मिनट, और ये कर दो आप 1/4। ठीक है। अब डिनोमिनेटर में क्या चीजें हैं? इधर 4 है, इधर 3 है और इधर 2 है। इनको हम लोग बराबर बना सकते हैं। तो बराबर कैसे बनाओगे भाई? 12 बना सकते हो ना सबको। तो इसको 12 बनाओगे तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से, और नीचे भी किससे करना पड़ेगा? 3 से करना पड़ेगा। इसको 12 बनाओगे तो ऊपर 4 से, इधर 4 से। इसको 12 बनाओगे ऊपर 6 से, नीचे भी 6 से। तो बताओ ये सारी चीजें कटेंगी कि नहीं कटेंगी? ये सारी की सारी चीजें कट जाएंगी। अब अपने पास कितना आ गया? 6:4:3 आ गया ना। यानी कि जो ए है, ए का रेशियो तो 6 है, बी का रेशियो कितना है? 4 है, सी का रेशियो कितना है? 3 है। ए रेशियो, बी रेशियो, सी कितना हो गया? 6:4:3 हो गया। अब उसने क्या कहा है कि यदि उनकी आय का कुल योग 7800 रुपए है, यानी कि इन तीनों का जो सम है, इन तीनों का जो एडिशन है वो किसके इक्विवेलेंट है? वो 7800 के इक्विवेलेंट है। तो 6 और 4 10 और 3 13, यानी कि 13 की वैल्यू किसके बराबर है जी? 7800 के बराबर है। वैल्यू पूछी किसकी है? तो बी की आय क्या होगी? इस बी की वैल्यू पूछी है, और जिसकी वैल्यू पूछी जाती है हमेशा हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं। यानी 4 की वैल्यू पूछी है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 13 से 6 पर कट गया, 6 चौक 24 होता है, यानी कि बी की आय कितनी होगी? 2400 रुपए होगी। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। तो ये जो इस तरीके से रेशियो निकालते हैं, ये आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन जब पढ़ाऊंगा तो वहां भी बताऊंगा। वैसे एक छोटी सी हिंट मैंने दे दी, क्या पता इस हिसाब से क्वेश्चन पूछ ले तो आप उनको इस हिसाब से हैंडल कर लिया करो। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा ये सवाल था। ये क्वेश्चन देखिए, यदि संख्या x अन्य संख्या y से 10% कम है तथा y संख्या 125 से 10% अधिक है, तो x किसके बराबर होगा? देखिए क्या बोला है, x जो है वो y से कितना परसेंट कम है? 10% कम है। यानी कि y यदि 10 है तो x कितना है? 9 है। यही तो बोला उसने। फिर आगे उसने क्या कहा? y जो है वो 125 से 10% अधिक है, यानी कि y की वैल्यू उसने अपने को दे दी है। 125 से कितना परसेंट अधिक है? 10% अधिक है। तो 125 का 10% निकालोगे तो 12.5 आएगा। 125 में 12.5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 137.5 आ जाएगा। ठीक है। मैंने बता रखा है कि जब भी 10% निकालना हो तो राइट हैंड साइड से एक डिजिट को छोड़ करके पॉइंट लगा दिया करो। 5% निकालना है तो उस 10% का हाफ कर दिया करो। 50% निकालना है तो जो भी वैल्यू दे रखी है उसका हाफ कर दिया करो। 25% निकालना है तो 50% का हाफ कर दिया करो। ये सारी की सारी चीजें परसेंटेज पिरामिड से चलती है। ठीक है ना। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने कॉन्सेप्ट लेक्चर्स के अंदर बता रखे हैं। यदि आपने वो कॉन्सेप्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप अभी जाकर के पहले उन कॉन्सेप्ट लेक्चर को देखिए। परसेंटेज के हमने आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के प्रोवाइड करवा रखे हैं, डिस्काउंट के प्रोवाइड करवा रखे हैं, और इनकी जो प्लेलिस्ट बना करके वो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई जा चुकी है। तो उन लेक्चर्स को देखने के बाद में वहां पर मैंने एमसीक्यू भी काफी अच्छे लेवल के करवाए। तो उन लेक्चर्स को देखने के बाद में चाहे आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे लेना, आपकी कभी भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 137.5 आ गई। तो यहां पर अपने अकॉर्डिंग y की वैल्यू कितनी है? 10 है। लेकिन y की वैल्यू आई कितनी है? 137.5 आई है। यानी कि 137.5 किसके बराबर है? 10 के बराबर। वैल्यू पूछी किसकी है? x किसके बराबर है? यानी x की वैल्यू पूछी है ना, यानी 9 की वैल्यू पूछी है। जिसकी वैल्यू पूछी जाए हमेशा उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये 10 हटेगा तो ऊपर जो पॉइंट है वो यहां से हट करके यहां पर आ जाएगा। ठीक है। बस इसको कैलकुलेट कर दो। 9 पंचे 45 का 5 हासिल आ गया 4, 9 सते 63 और 4 67 का 7 हासिल आ गया 6,
93 117 117 और 6 123, 2 अंक के बाद में पॉइंट, तो 123.75 जो है ना वो आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सिंपल था, कुछ था नहीं सवाल के अंदर। लेकिन जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो करते टाइम काफी ध्यान से इस प्रकार के क्वेश्चंस को करना। लोग क्या करते हैं, कई स्टूडेंट जो होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर गच्चा खा जाते हैं, गलती कर बैठते हैं, जबकि सिंपल सा सवाल है, कुछ गलती करने वाली चीज ही नहीं है। चलें अगले सवाल की तरफ। अगला देखिए, ये देखो, इस प्रकार के सवाल मैंने आपको बहुत करवा रखे हैं, ये आमों वाले, अंडों वाले, तकरीबन अब तक मैंने 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे करवाए भी। तो ये क्वेश्चन जो है ना ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, एक बार आप वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करने के बाद में एक बार आप खुद से इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए, इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। फिर देखिए आपका क्या आंसर आता है। कम से कम 2 से 3 बार आप सभी क्वेश्चंस को खुद से जरूर ट्राई किया करिए। डायरेक्ट आप ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लो, उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। तो पहले वीडियो को पॉज करो, जो भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आए उसको आप पहले खुद से ट्राई करो, तकरीबन 2 से 3 बार आप खुद से ट्राई करो। जब आपको ऐसा लगे कि यार ये मुझसे नहीं बन पाएगा, मुझसे हो नहीं पाएगा, मैं सोल्व नहीं कर पाऊंगा, उसके बाद में आप वीडियो सॉल्यूशन को देखा करिए, उससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। अब देखो, तो यहां पर मैंने आपको एक चीज क्या बताई थी कि हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो फॉर्मूला क्या होता है, मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च। बस इसी फॉर्मूले के ऊपर ये क्वेश्चन सोल्व होता है। मैं एक बार वापस इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में बताऊंगा। देखिए, तो उसने क्या कहा कि मूल्य में 20% की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। तो मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 20% की, यानी कि पहले 5 था तो अब कितना हो गया, 6 हो गया। यहां पर बात करेंगे पहले की। ये एग्जाम में इतना लिखना नहीं है भैया आप लोगों को, एग्जाम में इतना लिखोगे तो फिर लिखने के नंबर थोड़ी मिलते हैं, एग्जाम में तो अपने को आंसर सही बताने के नंबर मिलते हैं। तो ये तो बस केवल और केवल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो ये चीजें तो हो गई मूल्य की। उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, खपत। तो यहां पर आएगी खपत। खपत के रेशियो अपने पास है नहीं। खर्च के हैं क्या, खर्च से देखो आप, उसने क्या कहा, वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति 40 रुपए में 4 आम कम मिलते हैं। भाई वृद्धि हो गई तो जाहिर सी बात है थोड़ा कम ही खरीदोगे, जब कमी होगी तो आप थोड़ा ज्यादा खरीदोगे, ठीक है ना। ये तो जाहिर सी बात है, जब किसी चीज के मूल्य गिरते हैं तो हम लोग चीजों को ज्यादा खरीदते हैं और जब बढ़ जाते हैं तो कम खरीदते हैं, ठीक है। तो उसने क्या कहा, जब वृद्धि हुई है तो ₹40 में 4 आम कम मिलते हैं, यानी कि पहले ₹40 में जितने भी आम मिलते थे उसकी तुलना में अब उसे 4 आम ज्यादा मिल रहे हैं। यानी रुपीस तो अभी भी 40 है, जो पहले भी 40 था, यानी कि रुपीस तो पहले भी 40 था और रुपीस तो अब भी 40 है। ठीक बात है। अब उसने क्या कहा कि 40 में 4 आम कम मिलते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, इन दोनों का यदि मैं रेशियो निकालूंगा तो कितना आएगा, 1:1 आएगा ना। तो यही इसके खर्च का रेशियो, खर्च तो वही है, पहले जितना खर्च था उतना ही खर्च अब भी है, लेकिन 4 आम कम मिल रहे हैं, ठीक है ना। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी आपको खर्च का रेशियो 1:1 मिल जाए, उस केस में मूल्य के आगे विराजमान रेशियो पलटी मार करके खपत के आगे बैठ जाते हैं। क्या बोला मैंने कि जब भी खर्च आपको 1:1 मिले, उस केस में मूल्य के आगे विराजमान रेशियो पलटी मार करके खपत के आगे बैठ जाते हैं। तो पलटी मार करके खपत के आगे बैठा दो इनको। ये 5:6 है तो खपत के आगे कितना आ जाएगा, 6:5 आ जाएगा, ठीक है। देखो यहां से आप देख सकते हो खपत क्या हो रही है, कम हो रही है। कितनी कम हो रही है, 1 कम हो रही है। लेकिन वो बोल रहा है यार 1 कम थोड़ी ना हो रही है, ये तो 4 आम कम हो रहे हैं, यानी कि 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 4 आम के बराबर है ना। अब अपने को क्या करना है कि इन 4 आम को उठा करके ला करके यहां मल्टीप्लाई करो, तो कितना आ जाएगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आ जाएगा, यानी कि 20 आम तो इधर हो गए। उसके बाद में इस 4 को मल्टीप्लाई करोगे इस 6 से, तो कितना आ जाएगा, 24 आम आ गए, ठीक बात है। उसने कहा क्या है, पूछा क्या है उसने, वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य क्या था, वृद्धि से पहले क्या था, यानी कि ये तो बात कर रहा है जब 5 था उस केस में पहले की बात कर रहा है ना, ठीक है। तो यहां पर आप देखो
24 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? 40 रुपीज के इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्योंकि पहले की बात कर रहा है। तो यहां पर मैं कुछ चीजें इरेज कर देता हूं जो अपने काम की नहीं है। अब यहां से अपना क्वेश्चन हो जाएगा। स्पेस क्या थोड़ा कम है ना यहाँ पर, तो चीजें अपने हिसाब से मैनेज करनी पड़ती हैं। देखिए, यानी 24 आम जो है उनका मूल्य किसके बराबर है? 40 रुपीज के बराबर है। उसने क्या पूछा है? 15 आमों का मूल्य कितना था? अच्छा बताओ, एक आम कितने का आएगा? 40/24 का आएगा। उसने तो 15 आमों का मूल्य पूछा है, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 आमों का आ जाएगा। काटते हैं इसको, 4 से काटते हैं, 6 चौक 24, 10 चौक 40, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2 पंजे 10, यानी कि आपके जो 15 आमों का मूल्य रहेगा वो कितना रहेगा जी? 25 रुपए रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। सही है, कहीं दिक्कत नहीं आई होगी आपके। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर काफी बार पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, इसलिए इस प्रकार के सवालों को आप ढंग से समझ लीजिए। यदि आपको कॉन्सेप्ट ढंग से पता है ना, तो फिर चाहे वो एग्जाम में कैसे भी घुमा करके इस क्वेश्चंस को पूछे, आपकी कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कई लोग क्या करते हैं, रटते हैं। रटते किस हिसाब से है कि यार फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, एक को घटाएंगे, इसकी इक्विवेलेंट रखेंगे। आप कॉन्सेप्ट को समझो, जितना अच्छा आप कॉन्सेप्ट समझोगे ना, फिर एग्जाम में कहते हैं आने समय से बोर्ड बहुत घुमा फिरा के पूछता है। नहीं पूछ, वो कितने पूछा आप नहीं फंसोगे, बस कॉन्सेप्ट को अपना अच्छा रखो। ठीक, अगला सवाल देखिएगा। ये देखो, वेन डायग्राम का सवाल है। वेन डायग्राम मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है। तो इसके अंदर देखिए आप लोग, क्या बोला उसने? किसी परीक्षा में 80% उम्मीदवार इंग्लिश में तथा 85% मैथ में उत्तीर्ण हुए हैं। इंग्लिश में कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए हैं? 80%। अच्छा, मैथ में कितने उत्तीर्ण हुए हैं? 85%। जबकि 75% इंग्लिश तथा मैथ दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। 75% दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ये बताओ कि केवल इंग्लिश में कितने उत्तीर्ण हुए हैं? तो 80 से आप 75 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 5%। यानी 5% उन कैंडिडेट की संख्या है जो केवल और केवल इंग्लिश में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ये बताओ कि केवल और केवल मैथ में कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए हैं? तो आप 85 से किसको माइनस करोगे? इस 75 को माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। यानी कि 10% उन कैंडिडेट्स का नंबर है जो केवल और केवल मैथ में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, वेन डायग्राम बनाऊं कि इसका? मैं देखो, यहां पर केवल और केवल इंग्लिश में उत्तीर्ण हुए कितने परसेंट हुए? 5%। अच्छा, केवल मैथ में कितने उत्तीर्ण हुए? मैथ में उत्तीर्ण हुए जी 10%। और बीच के अंदर हम उन परसेंटेज को रखते हैं जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। उसने कहा तो है कितने परसेंट हैं ऐसे जो दोनों विषयों के अंदर उत्तीर्ण हुए हैं। देखो, 75% ऐसे हैं जो इंग्लिश तथा मैथ दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका? 75%। ये दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, इंग्लिश में भी और मैथ में भी। अच्छा, इनका एडिशन तो 100% आना चाहिए ना। देखो 100% आ रहा है क्या? इनका एडिशन तो 90% ही आ रहा है। 75 और 10 85 और 5 90, 90% ही आ रहा है। यानी कि 10% ऐसे हैं जो क्या हो गए हैं? वो फेल हो गए। वो फेल हुए हैं। पास होने वाले का तो सारे के सारे का परसेंटेज उसने दिया है, लेकिन फेल होने वाले का कहां दिया उसने? तो 10% ऐसे हैं जो क्या हो गए हैं? दोनों विषयों, 10% ऐसे हैं जो फेल हो गए। तो उसने क्या कहा है? 45 उम्मीदवार इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों, यानी कि 10% की वैल्यू किसकी इक्विवेलेंट है? 45 की इक्विवेलेंट है। तो 1% किसके बराबर हो गया? 45/10 के बराबर हो गया। उसने क्या पूछा है? तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? कुल विद्यार्थियों की संख्या तो हमेशा 100% ही होती है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये जो वैल्यू है ना, ये 100% की वैल्यू है। इसको सोल्व कर दो, ये 10 पर कट गया, ये कितना आ जाएगा? 450। यानी कुल कैंडिडेट कितने हैं? कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है जी? 450। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कुछ नहीं था क्वेश्चन में। वेन डायग्राम यदि आपको अच्छा आता है तो आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को बहुत जल्दी हैंडल कर लो। इसलिए मैंने कहा है यदि कहीं भी कोई डाउट आए ना, तो जो कॉन्सेप्ट लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट लेक्चर आप देखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए।
इसमें क्या पूछा है अपने से, दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 30% और 40% से ज्यादा है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है? ये पहली है जी, पहली संख्या का कितना परसेंट है। मान लो तीन संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक तो ए है, एक बी है और एक सी है। तीसरी संख्या को हमने 100 मान लिया। उसने क्या कहा, दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 30% ज्यादा, तो 130 हो गया, और 40% ज्यादा 140 हो गया। तो दूसरी संख्या पहली संख्या का, यानी तुलना किससे हो रही है? पहली संख्या से हो रही है ना, ये 0 0 काट देता है कि रेशियो मिल जाए। पहली संख्या से तुलना हो रही है तो इसको रखो नीचे, जिससे तुलना हो उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं, उसको हर में रखते हैं। तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है? 14 को रखो ऊपर। बस इसको सोल्व करना है अपने को, तो इसको सोल्व कर देते हैं जी। ये तो आ गया आपका 1400 और ये आ गया 13, 13 एकम 13, 100 फिर आया 0 7 9/13, इतना आएगा 107 से ही 9/13। अगर आपके ऐसे दिक्कत आती है ना तो आप ऐसे किया करो, देखो इस 14 को आप तोड़ लो, थोड़ा आपके प्रॉब्लम ना इसलिए इसको तोड़ दो। 1300/13 पीछे कितना बच गया? 100 बच गया ना, अपॉन 30। इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा बताओ? 100 आएगा। अच्छा इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 13 7 91, 7 फिर 9/13, इतना ही तो हुआ। फिर ये कितना आ गया? देखो इतना आ गया। अब यहां पर तो बीच में साइन प्लस का ही चलता है, पता है अपने को। इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 107 से ही 9/13, इतना आएगा। तो उसी को बस मैंने डायरेक्ट यहां पर ऐसे लिख दिया है। दिक्कत हो तो आप ऐसे करके लिख लिया करो, उसके बाद में सोल्व कर लिया करो। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मैं हर एक चीज आपको ऐसी बताता चलूंगा, मुझे ऐसा लगे कि यहां पर हो सकता है जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो सकता है, तो छोटी से छोटी चीज मैं आपको बताऊंगा। इन क्लासेस को आप लोगों तक पहुंचाने का पर्पस हमारा केवल इतना सा है कि हर एक कैंडिडेट के समझ में आए। ऐसा नहीं है कि जो थोड़ा ब्रिलियंट है, थोड़ा जिसके माइंड जो है मैथ्स के अंदर अच्छा चलता है कि उन्हीं के समझ में आए, ऐसा हमारा पर्पस नहीं है। हमारा पर्पस है जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी कैंडिडेट के हमारे द्वारा करवाए गए जो भी क्वेश्चन हैं वो समझिए। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ये देखिए, समीर अपने वेतन का 40% खाने की चीजों पर और बचे हुए 1/3 परिवहन पर खर्च करता है। यदि वह 450 रुपए प्रति माह बचाता है जो कि खाने की चीजों और परिवहन पर उसके खर्च के बाद हुए का आधा है, तो उसका मासिक वेतन क्या है? मासिक वेतन पूछा है, ठीक है, वार्षिक नहीं पूछा। इस बात का ध्यान रखना, कई बार वार्षिक पूछ लेता है तो कैंडिडेट मासिक कैलकुलेट करके आ जाते हैं और वो भी ऑप्शन में मिलता है और पहला ही ऑप्शन मिलेगा ऐसा, और उसको गलत लगा देते हैं और आंसर गलत हो जाता है फिर। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखा करो कि मासिक पूछा है कि वार्षिक पूछा है। यहाँ पर देखो चीजें मासिक में दी गई है और मासिक ही पूछा तो क्या दिक्कत है फिर। चलिए करें। अब इन क्वेश्चंस को करने के दो तरीके होते हैं, दोनों तरीके से मैं बता देता हूं आपको। जो दो तरीके हैं वो सबसे बेस्ट तरीके हैं। देखो उसने क्या कहा, 40% खाने की चीजों पर खर्च करता है, तो 40% कितना होता है? 2/5 होता है ना, इतना ही तो होता है भाई। ये तो उसकी इनकम थी, ये उसने खर्च कर दिया, एक्सपेंडिचर है। तो 5 में से 2 को खर्च कर दिया तो बताओ कितना बचा? 3 बचा। तो 5 में से 3 बचा। ठीक है, ऐसे लिखना आपने को। और बचे हुए जब भी ये वाला वर्ड लिखा हुआ मिले तभी आपको ये वाला तरीका यूज करना है जो मैं भी आपको बता रहा हूं। और बचे हुए 1/3 परिवहन पर खर्च करता है, तो 1/3 की बात कर रहा है, तो 3 में से 1 खर्च कर दिया तो कितना बचा? 2 बचा ना, 3 से 2 बचा। यदि वह 450 रुपए बचाता है, अब ये वाली चीज तो बचाने वाली है, ये उसकी इनकम वाली चीज है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो कटने वाली चीजें हैं उनको काट लो ताकि थोड़ी सी कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, बचा कितना है? 2 है, इनकम कितनी है? 5 है। ये सबसे बेस्ट तरीका है इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने का। बस एक बार जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो उसके बाद में चाहे कितने भी इस प्रकार के क्वेश्चन बड़े से बड़े दे दे, आपकी कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उसने क्या कहा है, यदि वह 450 रुपए प्रति माह बचाता है जो कि खाने की चीजों और परिवहन पर उसके खर्च के बाद हुए का आधा है, अपने अकॉर्डिंग तो यार 2 बचा रहा है, उसके अकॉर्डिंग 450 बचा रहा है, यानी 450 किसके बराबर है? 2 के बराबर है।
वैल्यू पूछी किसकी है तो उसका मासिक वेतन क्या है, यानी कि जो वैल्यू है वो तो 5 की पूछ रहा है ना, और जिसकी वैल्यू पूछी जाए उससे हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, काट दो, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 5 25 का 5, हसीला है 2, 22 पंजे 110 और 2 112, यानी कि 11 2 5 ही आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये तो हुआ इसका मेथड नंबर फर्स्ट, जो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हैंडल करने का सबसे बेसिक तरीका है। अच्छा, एक तरीका और बताता हूँ, अपने पास तरीके काफी सारे हैं, लगभग जितने भी क्वेश्चन मैं करवाता हूँ ना, सभी क्वेश्चंस के मैं आपको 3 से 4 तरीके बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पर केवल और केवल वही तरीके बताता हूँ जो आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, एक तरीका और देखो इस सवाल को करने का। देखिए, समीर अपने वेतन का 40% खाने की चीजों पर खर्च करता है। पहली बात तो ये देखो कि उसने पूछा क्या है, उसका मासिक वेतन क्या है, तो मासिक वेतन मान लो x है, मल्टीप्लाई बाई अपने वेतन का 40% खाने की चीजों पर खर्च किया, 40% खर्च कर दिया, यानी 2/5 खर्च किया, तो पीछे कितना बच गया, 3/5। ये लो, अब ये जो चीज है ना, ये उसके पास में जो बचा है उसकी चीज है, वो वाली चीज है ये। अब उसने क्या कहा, और बचे हुए, बची हुई चीज तो यही है ना, बचे हुए का 1/3 परिवहन पर खर्च करता है। बताओ, 1/3 खर्च कर दिया तो पीछे कितना बच गया, 2/3, तो इसको मल्टीप्लाई करो 2/3 से, अब ये चीज बची हुई हो गई। खर्च करता है, ये दिए हुए 450 रुपए प्रति माह बचाता है। अरे अपने अकॉर्डिंग तो वो इतना बचा रहा है, लेकिन वो बोलता है ये चीज किसके बराबर है, 450 के बराबर है, तो रखो इसको 450 के बराबर, रख दिया 450 के बराबर। जो कटने वाली चीजें उनको काट दो, इसे 3 से ये 3 कट गया, अपने को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये 2 जो है वो इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, ये 5 उधर जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सोल्व कर दो, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 55 25 का 5 हासिल आया 2, 22 पंजे 110 और 2 112, 1125, ऑप्शन नंबर सी कहते हैं। ठीक है, ये दूसरा तरीका था इन क्वेश्चंस को करने का। देखो, सिंपल तरीके हैं और क्वेश्चंस भी सारे के सारे सिंपल हैं, और इसी प्रकार के सवाल जो है ना वो आपके एग्जाम में आएंगे। राजस्थान का चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे लो, उनमें सेम एक ही पैटर्न के सवाल आते हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का मतलब ये थोड़ी है कि उसमें एकदम ही लो लेवल के सवाल आएंगे। जिस हिसाब के सवाल चाहे पटवारी में आते हो, चाहे ग्राम सेवक में आते हो, कुछ उसी हिसाब के सवाल आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर भी आएंगे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे सवाल मैं उसी प्रकार के लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक व्यक्ति की मासिक आय 20,000 रुपए है, वह अपनी आय का 25% भोजन पर खर्च करता है। देखो, सेम वैसा का वैसा सवाल है, 25% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 20% कपड़े पर खर्च करता है, शेष का 10% मनोरंजन पर खर्च करता है, तथा शेष धन बैंक में जमा कराता है। उसके द्वारा बैंक में जमा की जाने वाली वार्षिक धन ज्ञात करो। देखो, वार्षिक पूछा है, चीजें मासिक दी गई हैं, लेकिन वार्षिक पूछा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर वार्षिक वाला ले लिया, एक मासिक वाला ले लिया, एक वार्षिक वाला ले लिया, ताकि आप ध्यान रखें, आप गलती ना करें सवाल के अंदर। हमारा मोटिव यही है, चाहे आप यहां पर गलती कर दो, लेकिन एग्जाम के अंदर आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, देखिए, तो इसको मैं मेथड सेकंड से कर दूं चाहे मेथड फर्स्ट से कर दूं, क्या ही फर्क पड़ता है। चलो मैं इसको सेकंड से करता हूं। देखो, उसने पूछा क्या है, वार्षिक धन ज्ञात करिए। चलिए जी, कर देते हैं वार्षिक धन ज्ञात। पहले मासिक आय कितनी थी, 20,000 थी, या फिर कहोगे तो मैं दोनों तरीके से बता दूं। ठीक है, तो 20,000 रुपए है, वह अपनी आय का 25% भोजन पर खर्च करता है। अब ये आय है, इसका 25% खर्च कर दिया तो पीछे कितना बच गया, 75% बच गया, तो 1/4 खर्च कर दिया तो कितना बच गया, 3/4 बच गया। ये लो, अब ये वाली चीज है ना, ये वो है जो उसके पास बची है। अब उसने क्या कहा, शेष का 20% कपड़े पर खर्च करता है। भाई, शेष तो यही है ना, इसका 20% कपड़े पर खर्च किया, 20% 1/5 होता है, खर्च कर दिया 1/5, पीछे कितना बच गया, 4/5। ये लो, 4/5। शेष का 10% मनोरंजन पर खर्च करता है, यानी शेष तो यही बचा है, इसका 10% मनोरंजन पर खर्च कर दिया, यानी 1/10 खर्च कर दिया, पीछे कितना बच गया, 9/10। करो इसको 9/10 से मल्टीप्लाई, कर दिया 9/10 से मल्टीप्लाई। तथा शेष धन बैंक में जमा कराता है, उसके पास शेष यही तो धन बचा है, इसी वो बैंक में जमा करा देता है। बताओ, उसके द्वारा बैंक में जमा की जाने वाली वार्षिक धनराशि क्या है, ये उसने पूछा है। अगर आप केवल इसी को कैलकुलेट करके आंसर दे दोगे ना, तो वो मासिक धनराशि आएगी, ना कि वार्षिक धनराशि आएगी।
वार्षिक धनराशि बतानी है तो आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सी घोच पोच हो रखी है, इसको थोड़ा हटाएंगे। अब इसको सोल्व करेंगे। कटने वाली चीजें काट दो, इस 4 से ये 4 कट गया, इस 0 से ये 0 चला गया, 5 से काटा तो 5 चौके 20 और ये 2 0 आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया 3 से तो कितना आया, 4 3 12, 12 9 108। इसको सोल्व किया तो कितना गया 10800। तो ये जो मासिक धन है वो तो अपने पास आ गया, लेकिन उसने तो वार्षिक पूछा है। अब ऑप्शन के अंदर देखो, यहां पर ऑप्शन है नहीं ऐसे, वो क्या करेगा, पहला ऑप्शन डालेगा ना, पहला ऑप्शन ऐसा ही डालेगा 10800। और कई लोग क्या करेंगे, जल्दबाजी के अंदर ये मासिक वाला लगा देंगे और गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या कहा कि जब भी इस प्रकार का सवाल आए ना तो ये वार्षिक नीचे अंडरलाइन कर दिया करो, ताकि अपने ध्यान रहे कि अगला पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो ये चीज तो आ गई। मासिक वार्षिक निकालनी है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 0 0 12 96 6 9 और 12 कम 12 12 9 600 है क्या कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सेकंड ऐसा ही है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये देखिए जी, ए तथा बी का वेतन सी के वेतन से क्रमशः 10% और 20% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन का कितना परसेंट है? सेम सवाल है जैसा अभी हम लोगों ने किया था, लेकिन मैं तो बताऊंगा, हो सकता है किसी के ना समझ में आए, लेकिन इस क्लास को देखने के बाद में सभी को समझ में आएगा। ठीक है, 3 है जी, ए है, बी है और सी है। सी को 100 मान लिया। उसने क्या कहा, ए तथा बी का वेतन सी के वेतन से क्रमशः 10% ज्यादा एवं 20% ज्यादा। रेशियो निकालने हैं तो 0 से 0 को उड़ा दो। तो बी का वेतन ए की तुलना ए से हो रही है, तो 11 को नीचे रखो, 12 को ऊपर टांगो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना है जी, ये 1200/11 है। इसको आपको सोल्व करना है। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? अब देखो, अब मैं एक बार वैसे जो अभी मैंने एक चीज बताई थी उससे सोल्व करता हूं। देखो, इस 1200 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1100 प्लस 100/11/11 ऐसे लिख सकता हूं ना? ऐसे लिख लो, क्या दिक्कत आती है? अगर वैसे आपको दिक्कत आ रही है डायरेक्ट 109 सही 1/11%, मुझे तो डायरेक्ट पता है, मैं तो डायरेक्ट लिख दूंगा ऐसे। लेकिन हो सकता है इस प्रकार किसी के ना समझ में आ रहा हो, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। भाई ऐसे तो लिख ही सकता हूं मैं इसको। अब इसको आप सोल्व कर लो, इधर से कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, प्लस 11 से 9 पर 11 9 99, 9 से ही 1/11 आ गया। इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 109 से ही 1/11%। ठीक है क्या कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तरीके सारे बताऊंगा, ऐसा ना हो किसी के ना समझ में आए। कई लोग क्या समझते हैं कि वो 1 घंटा उन्होंने क्लास ली और ऐसा सोचेंगे कि कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, सब समझ में आएगा। ठीक, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। किसी माल के मूल्य में 10% वार्षिक की गिरावट आती है यदि यह 3 वर्ष पहले खरीदा गया हो तथा इसका वर्तमान मूल्य 5,832 रुपए हो, तो खरीदते समय इसका क्या मूल्य था? लगा दो आप सक्सेसिव डिवीजन। जब भी लेन देन एक ही चीज के ऊपर हो, सक्सेसिव डिवीजन लगाए तो फटाक से आंसर आएगा। लगाते हैं जी सक्सेसिव डिवीजन। देखो, किसी माल के मूल्य में पहले क्या हो, 10% की गिरावट आई, यानी कि 10 से 9। यहां पर बात कर रहे हैं पहले की, यहां पर बात कर रहे हैं अब की। यदि है 3 वर्ष पहले खरीदा गया हो तथा इसका वर्तमान मूल्य इतना हो, तो खरीदते समय इसका मूल्य क्या था? यानी कि पहले वर्ष भी 10% की कमी हुई, दूसरे वर्ष भी 10% की कमी हुई, तीसरे साल भी 10% की कमी हुई, तो 2 बार और रिपीट कर दो इसको 10 से। इसको सोल्व करोगे तो ये तो आएगा 1000। 9 का क्यूब कितना होता है? 729 होता है। ये आप क्यूब वगैरह याद रखो भाई, क्यूब कम से कम भी आपको 1 से 20 तक क्यूब याद होने चाहिए। स्क्वायर की बात करूं तो कम से कम 1 से 40 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। पहाड़े की बात करूं तो 1 से लेकर के 25 तक के पहाड़े आपको याद होने चाहिए। फैक्टोरियल की बात करूं तो कम से कम आपको फैक्टोरियल 8 तक फैक्टोरियल याद होने चाहिए। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें क्या है, आपकी स्पीड को कहीं ना कहीं बूस्टअप करेंगी, इसलिए आप इन चीजों को याद रखिए। और इसके साथ ही साथ 21 का क्यूब भी आप याद रख लो, 21 का क्यूब भी अपने कई बार काम में आ जाता है। ठीक है, चलिए करें इसको सोल्व। तो उसने क्या कहा, इसका वर्तमान मूल्य कितना है? 5,832 रुपए है, यानी 729 की वैल्यू उसने दे दी है। कितनी? 5,832, यानी कि 5,832 जो है वो किसके बराबर है? 729 के बराबर है। वैल्यू किसकी निकालनी है?
खरीदते समय इसका मूल्य क्या था, यानी कि वैल्यू तो अपने को 100 की पूछी है, तो जिसकी वैल्यू पूछी जाए उससे मल्टीप्लाई कर दो, ये 100 आ। बस इसको सोल्व कर दो, 9 से काटेंगे, 9 8 72, 9 एकम 9, 9 54, पीछे बच गया 4, 9 चौक 36, ठीक है, कितना बच गया 7, 9 8 72, वापस 9 से कटे गए, 9 9 81, 9 7 63, 9 2 18, 9 8 72, इसको सोल्व करोगे 8 मल्टीप्लाई होगा 1000 से, कितना आ जाएगा 8000 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है जी, जो भी कैलकुलेशन करो ना, कैलकुलेशंस को काफी आराम से कैलकुलेट किया करो, ताकि कहीं अपना गलती होने की चांसेस ही ना रहे। तो दोस्तों आज भी हम लोगों ने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास भी आपको पसंद आई होगी। जो लोग इसी क्लास से सेशन को देखना शुरू कर रहे हैं उनको मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आप सारी क्लासों को देखिए, क्योंकि एक क्लास से आपकी सारी की सारी चीजें समझ में नहीं आ सकती। मैंने प्रीवियस क्लासों के अंदर सारी की सारी छोटी से छोटी चीजें बता रखी है, तो आप वहां पर जाकर के सारे लेक्चर्स देखिए, परसेंटेज देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस देखिए, उनको देखने के बाद आपके कभी एग्जाम के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। इतना मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, आपका टाइम बिल्कुल खराब नहीं होगा इन क्लासों को देखने के बाद। तो हो सके तो इन क्लासों को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए, ताकि जो भी कैंडिडेट इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके मैथमेटिक्स के अंदर। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंदर जो मैथमेटिक्स का जो भी सिलेबस इन्होंने डिजाइन किया है ना, सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट के वेटेज सबसे ज्यादा है। तो ट्राई ये करो कि इनके अंदर पूरे में से पूरे स्कोर किए जाए। ठीक है, क्लास पसंद आई है तो आप क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हम मिलेंगे कल इसी वक्त इसी चैनल के ऊपर, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद दोस्तों।